राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आशा है कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे, ख्याल रख रहे होंगे, खुश होंगे। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा, समझ में आएगा कि पुलिस वाले कभी कभी अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसी भी बेगुनाह को किसी एक के कहने पर बिना किसी सबूत के, बिना किसी वजह के जेल में ठूस देते हैं, बड़े से बड़ा इल्ज़ाम लगा के। और वो बेचारा बेगुनाह सड़ता रहता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। आज की जो सच्ची घटना है उसकी शुरुआत जो होती है वो होती है उत्तर प्रदेश के वृंदावन से। अगस्त 2015 में एक परिवार इसी वृंदावन से मेहंदीपुर बालाजी जाता है दर्शन करने के लिए। इस परिवार में एक लड़की भी होती है, आरती नाम की। जब ये परिवार वहां पहुंचता है तो इस आरती की जो नज़र होती है मेहंदीपुर में एक शख्स पे पड़ती है जिसका नाम होता है सोनू। एक दूसरे को देखते हैं, पहली नज़र में ही एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, प्यार हो जाता है, एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं, बात शुरू हो जाती है। और कुछ ही दिनों बाद 8 सितंबर 2015 में ये दोनों शादी कर लेते हैं कोर्ट में जाकर। अब आरती आ जाती है मेहंदीपुर। पर जैसे ही आरती मेहंदीपुर इस सोनू के घर पहुंचती है, ये अपना असली चेहरा, असली रूप दिखा देती है। वहां जाते ही दूसरे ही दिन बोलती है कि मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, जो कैश तुम्हारे पास है उसमें हिस्सा चाहिए, जितनी ज्वेलरी है उसमें हिस्सा चाहिए। अब ये बात सोनू सुनता है आरती की तो बड़ा अचंभित हो जाता है कि मैंने तो इससे प्यार किया था, शादी करी, और ये कैसी बात कर रही है। 2-3 दिन बीत जाते हैं, सोनू समझाने की कोशिश करता है, पर मात्र 8वें दिन ही आरती जो होती है वो घर से लापता हो जाती है, गायब हो जाती है। इसके बाद सोनू इधर उधर परेशान होता है, ढूंढता है, वृंदावन जाता है, अपने ससुराल में पता करता है तो वो मना कर देते हैं ससुराल वाले कि वो तो तुम्हारे पास है, हमें नहीं पता, यहाँ नहीं आई। अब सोनू बड़ा परेशान होता है, इधर उधर भटकता रहता है। इसके बाद 25 सितंबर 2015 को ही इस आरती के परिवार वाले पहुंच जाते हैं वृंदावन में एक थाने में और कंप्लेंट लिखवा देते हैं कि साहब, हमारे लड़की की शादी मेहंदीपुर में सोनू नाम के लड़के से हुई और वो हमारी जो बेटी है वो लापता हो गई, गायब हो गई, और हमें पूरा शक है कि हमारी बेटी को लापता करने में सोनू और उसका एक दोस्त है गोपाल, इसका हाथ है। पुलिस एफआईआर लिख लेती है। पर शुरुआत में पुलिस को लगता है कि हो सकता है घर का आपसी लड़ाई हो, तो ऐसे बोल रहे हो, कहीं चली गई हो, इधर उधर आ जाएगी, जैसे कि आमतौर पर होता है। पुलिस बैठ जाती है। सोनू परेशान रहता है, ढूंढता है, पर वो अपने इलाके के थाने में नहीं जाता है। उसकी वजह होती है कि ऐसा ना हो कि पैसों की वजह बताऊंगा, क्या बताऊंगा, और पुलिस वाले उल्टा मेरे ऊपर ही कोई इल्जाम लगा दें। पर सोनू को ये नहीं पता होता है कि इधर वृंदावन में उसके ससुराल वालों ने कंप्लेंट लिखवा दी है, एफआईआर दर्ज करवा दी है, और उसका और उसके दोस्त गोपाल का नाम लिखवा दिया है एफआईआर में। कुछ दिन बीतते हैं तो मात्र 1 महीने बाद ही इसी वृंदावन में एक लावारिस लाश मिलती है लड़की की। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पहुंचती है, लड़की की लाश उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पर पुलिस को जब भी ध्यान आता है कि इसी वृंदावन के थाने में एक और माँ बाप ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस माँ बाप से संपर्क करती है, उनको बुलाती है, लाश दिखाती है, पिता आते हैं। पिता लाश को देखते ही उसको पहचान लेते हैं, रोने लगते हैं और बोलते हैं, साहब मैंने कहा था कि इसके पति सोनू और इसके जो सोनू का दोस्त है गोपाल, इन्होंने मिलकर मेरी बेटी की हत्या कर दी। अब पुलिस तुरंत आनंद फानंद में एक टीम बना तैयार करती है, पहुंचती है मेहंदीपुर। वहाँ के पुलिस स्टेशन से संपर्क करती है और उसके थ्रू सोनू और सोनू के दोस्त गोपाल को उठा लेती है, उठा के लाती है वृंदावन। वृंदावन में लाकर सोनू से पूछा जाता है, वो कहता है, साहब मेरी बीवी मरी नहीं है, वो जिंदा है और ये मेरी बीवी हो ही नहीं सकती है। पर बाप शिनाख्त कर चुका था आरती का, तो पुलिस कहती है नहीं, कि तुमने अपनी पत्नी को मारा है और तुम्हारे दोस्त दोनों ने मिलकर इसको मार के फेंक दिया है। अभी अगर मैं आपसे कहूं कि वो रह रही थी, क्या नाम है, मेहंदीपुर में, और लाश मिली वृंदावन में, पर अभी तो शुरुआत थी पुलिस की कारनामों की। अभी आगे बढ़ते रहिए, देखते रहिए क्या क्या होता है इस कहानी में। इसके बाद पुलिस उन पर टॉर्चर शुरू करती है, ठर दगड़ी इस्तेमाल करती है, उनको उल्टा टांगती है, पीटती है, पैरों पे, पिछवाड़े पे, जहाँ जहाँ पुलिस का दम लगता है वहाँ मारती है। और वो कबूलते नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं होता है। अब इसके पास पुलिस जब नहीं वो जुर्म कबूल नहीं करते हैं तो पुलिस वाले प्लास से उनके नाखून तक उखाड़ देती है। वो तब भी अपना जुर्म नहीं कबूल करते हैं, क्योंकि उनको पता थी कि जुर्म कबूल कर लेंगे, जो हमने किया ही नहीं, तो बहुत ही सजा भयानक होगी, क्योंकि एक मर्डर का मामला है। वो पिटते रहते हैं, पुलिस की मार सहते रहते हैं, उनका अत्याचार सहते रहते हैं। इसके बाद पुलिस वाले फिर एक पैंतरा आजमाते हैं और कहते हैं, देखो तुम पे मर्डर का इल्जाम है, वो भी एक महिला का, उठा के ले जाएंगे किसी भी जंगल में, तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे और कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि तुम पे इल्जाम ही तो सब है।
अब ये सुन के सोनू डर जाता है। जब सोनू डर जाता है कि इनकाउंटर कर देंगे, तो सोनू ने क्या, सबको पता है कि यूपी पुलिस के कारनामे कैसे होते हैं, किसी को उठाया ले जाकर इनकाउंटर कर देंगे, फिर जो जांच होगी होती रहेगी, कौन देखने वाला बच्चा है। सोनू डर के मारे अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अब जब सोनू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, तो गोपाल भी हार मान लेता है, वो भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। इसके बाद इनको जेल भेज देते हैं। जेल भेजने के बाद पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देती है। पर जो गोपाल होता है, जहाँ ये काम कर रहा होता है, इसके मालिक को पूरा विश्वास होता है कि गोपाल एक सीधा साधा लड़का है, वो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, और ना ही उसने ऐसा कुछ किया है। और उसकी पूरी कानूनी लड़ाई जो होती है वो लड़ते हैं गोपाल के जो मालिक होते हैं वो। एक साल बाद 2016 में ही गोपाल को जमानत मिल जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और उसके अगले साल ही 2017 में सोनू को भी जमानत मिल जाती है। अभी जब जेल से छूटते हैं, जमानत पे आते हैं, तो थाने भी जाते हैं, वहाँ से गुहार लगाते हैं कि साहब हमने कुछ नहीं किया है, आप छानबीन करिए, वो जिंदा है, वो मरी नहीं है। इतनी बात पुलिस वाले सुनते हैं, उनको हड़काते हैं, धमकाते हैं, वहाँ से भगा देते हैं। अभी अब घर पहुँच जाते हैं अपने, और वहाँ दोनों अपने बात आपस में बैठते हैं और बात करते हैं कि जब हम दोनों ने कुछ किया ही नहीं है, तो हम सजा क्यों भुगते हैं, जमानत है कुछ दिन की है, सजा हो जाएगी, फिर क्या करेंगे। तो गोपाल पूछता है क्या करें, तो सोनू कहता है एक काम करते हैं कि हमें तो पता है कि हमने कुछ नहीं किया, तो एक काम करते हैं, क्यों ना उसको तलाश किया जाए, अपनी तरफ से छानबीन की जाए, जो काम एक पुलिस को करना चाहिए था, अब वो बीड़ा ये अपने को उठाते हैं। अभी दोनों वृंदावन में आसपास जहाँ इस आरती का घर होता है वहाँ पता करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से कोई खबर नहीं मिलती है। भेष बदलते हैं, इधर उधर टहलते हैं, आसपास के शहरों में घूमते हैं, पर आरती का कहीं कुछ पता चलता नहीं। ये होते होते बीत जाते हैं 7 साल। टाइम आ जाता है 2022 का। 2022 में जो गोपाल जहाँ दुकान पे काम करता था, उसी दुकान पे एक लड़का और काम करता था, वो अपने घर गया होता है, और जब दुकान पे आता है तो गोपाल से बताता है, क्योंकि जो इनके मर्डर की जो जिसमें जेल गए थे गोपाल और ये सोनू, ये पूरे इलाके में फैला हुआ था। वो शख्स बताता है गोपाल से कि यार जिस के मर्डर केस में तुम जेल गए थे, मैंने उसको इस मेहंदीपुर से कुछ दूर पे एक गांव है, उससे मिलती जुलती एक महिला को देखा है। और वो महिला जब के बारे में जब मैंने पता किया तो पता चलता है कि जब वो आरती गायब हुई थी, लमसम उसी समय पर ही महिला की शादी यहाँ हुई है, और वहाँ रह रही है, बच्चे भी हैं। अब गोपाल को जब ये बात पता चलती है, गोपाल सोनू से इस बात को बताता है। इन दोनों को वैसे भी जहाँ से छोटी मोटी भी सुराग मिलते, ये भागा दौड़ी करते थे। अब जैसे ही इनके पास ये खबर आती है, इनके मन में थोड़ा लगता है कि हो सकता है शायद यहाँ से कुछ मिल जाए। अब ये एक फैसला करते हैं, और एक ऊँट बेचने वालों का, मतलब ऊँट के सौदागर बन के ये उस गांव में जहाँ लड़के ने बताया था वहाँ पहुँच जाते हैं। तलाश करते हैं इधर उधर, पर कोई सुराग मिलता नहीं है। पर किसी अनजान गांव में आप ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। अब ये सोचते हैं क्या करें, कैसे इस गांव में रहें, तो फिर वो फैसला करते हैं क्यों ना सब्जी वाले का भेष बना लिया जाए, क्योंकि जो सब्जी वाले गांव में घूमते हैं ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, वो सब्जी लेने आती हैं। अब ये सब्जी वाले का भेष बनाते हैं, एक रेडी लेते हैं, सब्जी रखते हैं, और गांव में घर घर घूमने लगते हैं, और जहाँ उस लड़के ने इस महिला का जिक्र किया था ज़्यादातर उसी जगह जाते हैं। इत्तेफाकन एक महिला सब्जी लेने बाहर आती है। इन्होंने अपना भेष बदल रखा था, गमछे से मुंह ढक रखा था। जो महिला आती है, सब्जी लेती है, जैसे ही सोनू की नज़र उस महिला पर पड़ती है, सोनू पहचान जाता है कि ये उसकी ही पत्नी आरती है। पर वो वहाँ कुछ बोलता नहीं है, उसको पता था कुछ बोलूंगा, पुलिस है नहीं, गांव वाले हैं, और हो सकता है जब तक पुलिस तक जाऊं ये भाग जाए। उस टाइम तो सब्जी भी देता है, क्योंकि जो मेहंदीपुर पुलिस थी, इसी ने ही इसको उठा के हवाले किया था उनको, पुलिस वालों के वृंदावन के। ये पहुंचता है मेहंदीपुर थाने में। आप सोच के भी हैरत पड़ जाएंगे जब ये थाने जाकर बताता है उनसे कि साहब ऐसे जिस महिला के लिए मुझे जेल भेजा गया था, वो महिला जिंदा है, मेरी पत्नी, मैंने उसको देखा है। वो कहते हैं कि तुम पे कोई सबूत है, सरकारी कागज है, या कुछ ऐसी है चीज़ है जिससे हम साबित हो सके कि ये आरती ही है। अब आप ये सोचिए कि ये काम पुलिस का होता है। बहरहाल फिर भी वो वहाँ से परेशान होते हैं, वृंदावन पहुँचते हैं, वहाँ के थाने में संपर्क करते हैं, और वहाँ भी उनको यही जवाब मिलता है कि तुम्हारे कहने से कैसे मान लें, उसकी तो लाश मिली थी, उसके बाप ने खुद पहचाना है कि मेरी बेटी आरती है, तुम कह रहे हो तो कैसे मान लें, और उसको वहाँ से भगा देते हैं। अभी तो लोग हार जाते हैं। पर जब पुलिस बोलती है कि उसका कोई सबूत है या कोई सरकारी कागज है, तो अब ये बहुत सोचते हैं, परेशान होते हैं, क्या करें, कहाँ से सबूत लाएं। तो ये अपने एक दोस्त को तैयार करते हैं और कहते हैं कि यार हमारी मदद कर दे, हम बहुत परेशान हैं, मेरी पत्नी जिंदा है, मैंने अपने आंखों से देखा है, पर पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं है, सरकारी कागज मांग रहे हैं।
ऐसे किसी के यहाँ अगर कागज मांगे कोई देगा नहीं। तो कहते हैं काम कर, तू ई मित्र बन के जा और एक स्कीम बता कि शौचालय के नाम पर सरकार जो है 2 लाख रुपए दे रही है और उनके उसके लिए कागजों की जरूरत है और फार्म भरे जा रहे हैं। दोस्त को पता थी उसके अपने दोस्तों की हालत का, वो भी उन पर विश्वास करता था, तुरंत तैयार हो जाता है, उसको ई मित्र बना के भेजा जाता है अब उसी जगह पर जहाँ वो आरती रहती थी। वो सीधा उसके घर पे नहीं जाते हैं, पहले आसपास के घरों पर जाते हैं और बताते हैं कि सरकार ने एक स्कीम निकाली है शौचालय के लिए, जिनके घर में शौचालय नहीं है उनको 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं इस शौचालय बनाने के लिए। स्कीम सुन के सब खुश थे कि चलो 2 लाख मिलेंगे तो किसी काम में ही आ जाएंगे। वो हर जगह जाते हैं, कागज लेते हैं, पैसे फार्म बनवा के रखते हैं और धीरे धीरे पहुंच जाते हैं आरती घर में। आरती घर में एक पुरुष आता है, सास आती है, पूछती है तो उसको भी यही चीज बताई जाती है कि सरकार ने स्कीम निकाली है, 2 लाख रुपए दे रही है शौचालय बनाने के लिए जिनके घर में शौचालय नहीं। घर वाले भी खुश हो जाते हैं। वो जितने पुरुष होते हैं, सास होती है, अपनी आईडी दे देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, घर में जो महिलाएं भी हैं उनकी भी सबकी आईडी चाहिए। जब सबकी आईडी आती है तो निकल के आती है आरती, वो भी अपने दस्तावेज देती है, जैसे आधार कार्ड हुआ, पहचान पत्र या फिर राशन कार्ड, सब दे देती है। उसमें नाम जो होता है उसका सेम होता है आरती, फोटो लगी होती है। अब वो चीज़ लेके पहुंच जाते हैं थाने। अब जैसे ही मेहंदीपुर थाने पहुंचते हैं, वो दिखाते हैं तो पुलिस वालों को भी होश उड़ जाते हैं। अब उनको अच्छी तरीके से पता थी अगर अब कुछ ना किया तो ये फिर छः छः लेकर फैलेगा और बहुत भद्दी पिटेगी और बहुत बदनामी होगी कि पुलिस की एक लापरवाही से किसी बेगुनाह पे मर्डर का इल्जाम लगा। 1.5 साल तक वो जेल में रहा। जमानत ना मिलती शायद तो 10 साल जेल में रहता, और जमानत मिल भी गई है तो आज नहीं तो कल उसको फिर जेल जाना ही जाना है। और इसके बाद मेहंदीपुर पुलिस जो होती है वो बात करती है अब वृंदावन पुलिस से। अब वृंदावन पुलिस के भी कानों में जब खबर पहुंचती है, इसको भेजा जाता है। सोनू और ये इसका दोस्त गोपाल पहुंच जाते हैं एसपी के पास वृंदावन। जब उनके पास भी कागज पहुंचते हैं तो एसपी साहब को भी लगता है कि तो बहुत गलता हो गया है, और अगर अब भी कुछ ना किया गया तो बहुत ज़्यादा बदनामी बेइज्जती होगी, क्योंकि पहले ही ऐसे बहुत कारनामे कर चुकी है पुलिस कि जिनके लिए इनकी बदनामी होती रहती है, पर शायद इनको कोई फर्क पड़ता भी नहीं और ना ही इनसे कोई पूछने वाला है। इसके बाद तुरंत एक टीम बनाई जाती है, वृंदावन से मेहंदीपुर पुलिस को ले जाता है। पहुंचते हैं आरती के घर पे। आरती को देखते ही पुलिस वाले सन्न रह जाते हैं। उसको लाया जाता है वृंदावन। वृंदावन ला के आरती से पूछा जाता है उसके बारे में, तो पहले शुरू में साफ साफ मना कर देती है कि जो उसका नाम आप बता रहे हैं या वो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो कोई दूसरी हूँ। पर इसके बाद फिर आरती की माँ भाई बुलाया जाता है पहचानने के लिए। दोनों माँ और भाई जो होते हैं वो पहचान लेते हैं आरती को, ये तो हमारी बेटी है, हमारी बहन है। इसके बाद पिता जिसने शिनाख्त की थी आरती की लाश की, क्योंकि आरती जब मर चुकी थी तो आरती ने खुद तो शिनाख्त की नहीं थी अपनी, इसके पिता ने उस टाइम शिनाख्त की थी कि ये मेरी बेटी आरती है। उसको बोला जाता है। जिस तरफ भाई ने माँ ने पहचान लिया, उसी तरफ इस पिता ने पहचानने से मना कर दिया कि मेरी बेटी ही नहीं है। पुलिस वाले हैरत में थे कि ये नहीं क्या मामला पकड़ गया, भाई माँ पहचान रही है, पिता मना क्यों कर रहा है। इसके बाद पुलिस वाले जब बहुत समझाते हैं, बात करते हैं, वो मानने को तैयार नहीं होता, तो पुलिस वाले कहते हैं ठीक कोई बात नहीं, आप अपना डीएनए सैंपल दीजिए, इसका डीएनए सैंपल लेंगे, मैच करवा लेते हैं, अगर ये आपकी बेटी होगी तो मैच करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब जब डीएनए की बात आती है तो पिता जो होता है आरती का, वो सैंपल देने से मना कर देता है और कहता है हाँ सर ये मेरी बेटी है। इतना सब सामने आता है तो पुलिस कहती ठीक है आप जाइए, हमें जब जरूरत होगी दोबारा आपको बुला लेंगे। अब आरती से पूछा जाता है कि ये बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब पूरे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, माँ भाई पहचान लेते हैं, तो कोई आरती पे तरीका बचता नहीं है। तो आरती बताती है कि जब मेरी शादी इससे हो गई थी सोनू से, मैं इसके घर गई तो सोनू मुझे शुरू में तो पसंद था, पर शादी के 4-5 दिन बाद इससे मेरा मन भर गया और मैं इसको छोड़ के उसी मेहंदीपुर के पास मेरे किसी और से संबंध बन गए, मैं उसके पास चली गई और खुश हूँ, मेरा सुखी परिवार है। तो पुलिस ने एक बात बोली इससे कि ये बताओ तुम कहीं और जाना था, चली गई थी तो कम से कम अपने घर से बता देती, घर पे तो बता देती, तुमने घर पे भी नहीं बताया किसी से। तो उसने कहा कि ना ही मैंने कोई कंप्लेंट करी, ना ही मैं अपने घर पे बताना जरूर समझा, क्योंकि मैं खुश थी। अगर मैं घर बताती तो सोनू मुझे ढूंढने की कोशिश करता, मेरे पास तक आता, मेरा सुखी परिवार बर्बाद हो जाता। अब पुलिस फिर अगले दिन बुलाती है माँ भाई और इस आरती के पिता को। माँ भाई तो पहुंच जाते हैं, पर सोनू के पिता जो होते हैं वो पहुंचते नहीं हैं। इस पर पुलिस को, क्योंकि सबसे मेन वजह जाननी ये थी, और जब इससे पूछा भी जाता आरती से, ये बताओ सब कुछ ठीक है तुम्हारी बात मान ली, पर जो लाश वृंदावन में मिली थी वो कैसे, क्या तुम लोगों ने ही उसके साथ कुछ किया था। पर आरती साफ साफ मना कर देती है कि साहब ना तो मैंने कोई कंप्लेंट लिखवाई थी और ना ही मैं उस लड़की के बारे में जानती हूँ जिसकी आप लाश की जिक्र कर रहे हैं। अब मामला जो गंभीर लगा कब लगा कि जब सोनू के माँ और भाई तो आ गए, पर सोनू का जो पिता था वो घर से लापता। अब आप ये सोचिए कि जिस पुलिस ने
एक बेगुनाह को एक आदमी कहने पर जेल भेज दिया हो, उस आदमी को ये जानने के बाद भी कि इसकी बेटी जिंदा है, इसने गलत पहचाना था, उसको घर भेज दिया जैसे उनका रिश्तेदार हो कोई। अब पुलिस उसको ढूंढने लगी पर वो मिला नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस लड़की जो वृंदावन मिली थी, इसको इसने पहचाना क्यों। हो सकता है शायद इन्होंने अपने कोई साजिश के तहत उसको मार के फेंक दिया हो और बाद में ये कोई नया ड्रामा खेला हो। अब जब ये खबर मीडिया तक पहुंची, अखबार तक पहुंची, तो जमाना लग गया। अब सबको जब पता चला कि एक बेगुनाह जिसने कुछ किया ही नहीं था कभी, पुलिस ने बिना डीएनए रिपोर्ट मिलाए, सब बिना कुछ करे, बिना छानबीन करे उसको जेल भेज दिया। तो उससे पूछा गया, रिपोर्टर ने उससे पूछा, सोनू से और गोपाल से, कि जब तुमने कुछ किया नहीं था तो अपना जुर्म कबूल क्यों किया। जो उन्होंने घटना बताई थी, सब सुन के सन रह गए थे। उन्होंने बताया कि साहब, सर इन्होंने हमें मारा पीटा, कई दिनों तक कस्टडी के नाम पे उल्टा लटका के पीटा, हमारे पैर को तलुओं पे मारा, हमारे बैक साइड में मारा, बेहिसाब मारा, हमारे नाखून तक उखाड़ लिए, पर हमने कबूला नहीं। और जब इन्होंने ये कहा कि हम तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे, तुम पे महिला का मर्डर का इल्जाम है, कोई बोलेगा भी नहीं, तो हमें भी पता है कि यूपी पुलिस की हमने पहले भी सुन रखी है कि किसी का भी इनकाउंटर कर देते हैं और कोई पूछने वाला होता नहीं है। इसीलिए हमने अपना जुर्म कबूल कर लिया, मजबूरी थी, क्या करते हैं। अब सबसे बड़ी एक चीज ये है कि जिस हिसाब से पुलिस ने उनको जल्दबाजी में आनंद फानन पीट पाट के उनसे जुर्म कबूल करवा लिया, क्योंकि खाली थाने में पहुंचने से वो बेगुनाह साबित नहीं होंगे, इसके बाद कोर्ट में कागज पेश करने पड़ेंगे, कोर्ट इस चीज को, उनको केस को हटाएगा कि वो बेगुनाह है। अब सबसे मेन चीज ये देखनी है कि पुलिस जितनी फुर्ती में उनको बंद किया था, उनसे जुर्म कबूल कबूल करवाया था, क्या उनके बेगुनाही कागज भी वो जमा करेगी, और क्या पता लगाने की कोशिश कर पाएगी कि वो लड़की कौन थी, और क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसे आदमी को जिसने बेगुनाह आदमी फंसा दिया, और ऐसी महिला को जिस महिला ने अपने स्वार्थ के लिए जो 8 दिन पुरानी शादी थी, वो नए प्यार के लिए उसने उसको तो फंसा दिया। आपके इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।